दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर जवाहर इतिहास की पाठशाला आपका फिर से स्वागत है। कल पार्ट ए था ऐतिहासिक ग्रंथों का, अब पार्ट बी है। तो पार्ट बी में हम और बड़े लेवल पे पढ़ेंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, शायद ये रिसर्च के आधार पर आपको भी नहीं पता होगा इसमें एक्स्ट्रा और क्या जोड़ा गया है। तो इसमें रिसर्च से संबंधित या फिर ऐतिहासिक स्रोतों से संबंधित बहुत सारी बातें हैं, आपको ध्यान से सुनना है। तो मैं आपको सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास के एक इंडेक्स बता देता हूँ, मैं किन किन टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। प्राचीन भारत में 17 टॉपिक हैं। क्या है? 17 टॉपिक हैं। उनमें से पहला है ऐतिहासिक स्रोत, पार्ट ए कल बनाया, पार्ट बी आज है। प्रस्तर युग यानी पाषाण युग, आदि मानव, ताम्र पाषाण कृषि संस्कृतियां, हड़प्पा संस्कृति, कांस्य युगीन सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद और मगध साम्राज्य, ईरान और मकदूनियाई आक्रमण, मौर्य युग, मध्य एशिया से संपर्क और उनके परिणाम, सातवाहन युग, सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ, गुप्त साम्राज्य, हर्ष और उसका साम्राज्य, दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य और दर्शन का विकास। इस 17 टॉपिक में मैं आपका पूरा प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट करवा दूंगा। बस आपको पार्ट बाय पार्ट देखना है, ठीक। ऐतिहासिक स्रोत में किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालानुक्रम विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास किसी समाज विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति तथा अन्य स्थितियों में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों को भी प्रस्तुत करता है। क्या? कोई व्यक्ति है, समाज है, देश है, उसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटित होती हैं, जो घटनाएं घटित होती हैं और कालक्रम से होती है, क्रम से होती हैं, हम उसके इतिहास कहते हैं। इतिहास किसी समाज विशेष की, कोई विशेष समाज की विशेष सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति तथा इन स्थितियों के समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तन को हम प्रस्तुत कर, उसी को हम इतिहास कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि समाज, भारतीय समाज हो, अमेरिकन समाज हो, चाइना का समाज हो, कहीं का भी समाज हो, वहाँ की संस्कृति क्या है, राजनीतिक सत्ता क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति परिस्थिति क्या है, उन सबको जानने के लिए, समझने के लिए और उसमें चेंज क्या हो रहे हैं, हम इतिहास में इसको बताते हैं। क्लियर हो गया इतिहास की परिभाषा? आज भी ब्रॉड रूप से मैं बता रहा हूँ। पुरातात्विक स्रोत की अपन बात करते हैं। किसी देश अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए तथा उसके उचित विश्लेषण में पुरातात्विक साक्ष्यों में स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत अभिलेख हैं, सिक्के हैं, स्मारक हैं, भवन हैं, मूर्ति हैं, बर्तन आदि शामिल किए गए हैं। अधिकांश पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन टीलों की खुदाई से प्राप्त हुए हैं। टीला धरती के सतह से ऊपर उभरे हुए भाग को कहते हैं, ये तो आपको पता ही है हुआ, जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष विद्यमान हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, एकल सांस्कृतिक हो सकते हैं, मुख्य सांस्कृतिक हो सकते हैं, बहु सांस्कृतिक हो सकते हैं। प्राचीन टीलों अथवा स्मारकों का उत्खनन कर वहां से प्राप्त वस्तुओं, कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी कहलाता है। जब हम इतिहास की बात करते हैं, इसमें PPP का फॉर्मूला लगता है। रोमला थापर मैडम का ये फॉर्मूला है, PPP, पीरियड, प्लेस,
पर्सन, ये 3 पी हैं, पीरियड, प्लेस, पर्सन, और 1 ई यानी इवेंट, व्यक्ति है, स्थान है और घटना है। ये जहाँ होता है वहाँ इतिहास का निर्माण होता है। पश्चिम उत्तर भारत में उत्खननों के ऐसे नगरों का पता चला है जहाँ की जिनकी स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व हुई थी। 2500 ईसा पूर्व पहले की क्या हमें उत्खनन से पता चला कि ऐसे नगर बसे थे। उत्खनन से हमें गंगा घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के विषयों में भी जानकारी मिलती है। इस विषय के लोग किस प्रकार की बस्तियों में रहते थे, उनकी सामाजिक संरचना कैसी थी, किस प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे, मृदु भांडों का, किस प्रकार के घरों में रहते थे, भोजन में किन अनाजों का प्रयोग करते और किस प्रकार के औजार और हथियारों का प्रयोग करते थे। इस प्रकार के हमें ये उनके जो भौतिक संस्कृति के साक्ष्य हमें मिलते हैं। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुएं कब्र में दफनाते थे। कहाँ के? दक्षिण भारत के। तथा इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े किए गए। किसमें? एक घेरे में। और ऐसे स्मारकों को महापाषाण मेगालिथ कहा गया है। अगर आपसे कोई पूछे मेगालिथ किसे कहते हैं, तो इनके ऊपर जो मृत व्यक्ति जो दफनाए गए उनके सबके चारों ओर घेरे में क्या किए, बड़े बड़े पत्थर खड़े किए थे। उनको महापाषाण मेगालिथ कहते हैं। किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान C14 कार्बन 14 में पाई आई कमी को मापकर उसके समय का निर्धारण किया जाता है। हम कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर क्या करते हैं, किसी वस्तु की आयु की गणना कर सकते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा यह पता लगाया गया कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। रेडियो कार्बन 14 कार्बन का रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव समस्थानिक आइसोटोप है जो सभी सजीव वस्तुओं में भी विद्यमान होता है। क्या शानदार बात कही है। जो भी व्यक्ति है, सजीव है, निर्जीव, सभी में कार्बन 14 विधि होती है, आइसोटोप समस्थानिक होता है। इसलिए हम उससे आयु को पता लगा लेते हैं, उसकी एज पता कर लेते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से पता चला है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच हुआ है। ठीक, कहाँ पर? कार्बन डेटिंग पद्धति से पता चला कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का जो साक्ष्य मिला है वो 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच का मिला है। पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेष परागों के विश्लेषण तथा जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर उनकी आयु की पहचान की जाती है तथा उनके पालतू होने एवं अनेक प्रकार के कार्यों में लगाए जाने का पता लगाया जाता है। समझ में नहीं आया? जो पशुओं की हड्डियों उनकी परीक्षण करके और उनकी आयु को पता चल जाता है कि डायनासोर की आयु कितनी होगी, हाथी की आयु कितनी है, शेर की आयु कितनी है। जहाँ इनके नरकंकाल मिलते हैं, हड्डी मिलती हैं, वहाँ से पता चल जाता है। और इसमें उनके पालतू होने, यानी कुत्ते को किसी ने पाल लिया, ठीक, तो उसकी आयु कितनी है। अनेक प्रकार के कार्य में लाए जाने का पता लगाया जाता है। गधा है, खच्चर है यानी घोड़ा है, इनकी आयु का पता चल जाएगा। कैसे? कि ये इतने पुराने हैं, कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर। अब देखिए सिक्के हैं, न्यूमिस्मेटिक की मैं बात करता हूँ, मुद्रा शास्त्र जिसको कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। ठीक, मुद्राओं की बनावट एवं उनके प्रयुक्त धातुओं की मात्रा के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश डाला जाता है। प्राचीन काल में अधिकांश मोहरें धातुओं को बनाई गई थी। जिन सिक्कों पर धातुओं पर कोई लेख नहीं होता, केवल आकृतियां विद्यमान होती थी, उन्हें पंचमार्क आहार सिक्के कहते हैं। कल मैंने आपको शॉर्ट बताया पंचमार्क किस जाति का सबसे पहला सिक्का बनाया था, लेकिन आज विस्तृत रूप से हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि पंचमार्क कॉइन्स किसे कहते हैं। कि प्राचीन काल में अधिकांश मोहरें धातु की बनाई जाती थी। जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता, यानी उस पर किसी प्रकार कोई लेख नहीं है, केवल आकृतियां विद्यमान हैं, उन्हें पंचमार्क या आहार सिक्के कहते हैं। क्लियर हो गया?
भारत में पुरातात्विक खुदाई से सबसे बड़ी संख्या में तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्के के सांचे मिले हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के अर्थात ईसा की आरंभ 3 शताब्दियों से संबंधित हैं। यानी सबसे पहले जो भारत में जो सिक्के बनाए होंगे उनके सांचे हमें मिले हैं। ठीक, तो उनसे पता चलता है कि सोना है, चांदी है, तांबे, शीशा के सिक्के बनाए गए होंगे। भारत में मिले अधिकांश सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, परंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम और तिथि अंकित होती है। कितनी गजब की बात कही है। पहले के जो सिक्के हैं उस पर प्रतीक मिलते हैं, पहाड़, पर्वत, सिंह, हाथी, मोर, ये सब के चित्रांकन मिलते हैं, परंतु बाद के जो सिक्के हैं उनमें से गायब हो जाते हैं और राजाओं का नाम मिलता है, देवताओं का नाम मिलता है, तिथियां अंकित की गई हैं। इससे पता चलता है ये राजा है, ये देवता की पूजा उपासना करता हुआ और इस समय का है। सिक्कों पर लेख तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों से प्रारंभ हुई। अब यूनानी यहाँ पर आए थे तो अपना क्या छोड़ गए यहाँ कि भाई साहब सिक्के तो आप बना रहे हो, लेकिन सिक्के में ये चीज करना है आपको। यूनानियों से हमने क्या सीखा है? लेख और तिथियां। ठीक, सिक्कों का प्रयोग दान दक्षिणा, खरीद बिक्री और वेतन मजदूरी आदि के भुगतान में होता था। इसीलिए सिक्कों का आर्थिक इतिहास के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। क्या है? मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। सिक्कों का प्रयोग दान दक्षिणा, ठीक है, खरीद बिक्री, वेतन मजदूरी आदि के भुगतान में होता था। इसीलिए सिक्कों का आर्थिक इतिहास के संबंध में अध्ययन किया जाता है। पैसा नहीं, आर्थिक व्यवस्था नहीं, आर्थिक व्यवस्था नहीं, पैसा नहीं, बिना पैसे के कुछ नहीं होगा, बिना अर्थव्यवस्था के कुछ नहीं होगा। भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्य काल में मिले हैं, जो विशिष्ट है, शीशे के हैं, पोटीन के हैं, तांबे के हैं, कांसे के हैं, चांदी के, सोने से निर्मित किए गए हैं। सोने के सिक्के भी हैं, मोहरें भी है, शायद आप लोगों के घर में रखी होंगी, है ना? नहीं होंगी तो पापा मम्मी से पूछना, वो जरूर बताएंगे कि हाँ सोने की मोहरें हैं। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। गुप्त जो शासक थे, ठीक, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कई बार बैंक रेलवे पीएससी पूछा है कि सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? गुप्त शासक। लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी। दोनों में अंतर है। बहुत सारे सिक्के पड़े हैं, मिलावट भी हो सकती है, नकली भी हो सकते हैं, वो गुप्तों ने चलाए हैं, लेकिन शुद्ध प्योर है 24 कैरेट का, वो किसका है? ओनली कुषाण शासक। सातवां शासकों ने सबसे पहले सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए थे। किसने? कुषाण शासकों ने। अब इसके बाद बात करते हैं हम अभिलेखों की। अभिलेख सिक्कों से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इसके अध्ययन को हम पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक सिक्कों को कहते हैं, सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं, मुद्रा शास्त्र कहते हैं। लेकिन पुरालेख शास्त्र किसे कहते हैं? एपिग्राफी, जहां हम अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगस कोई से प्राप्त हुए हैं। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य नामक वैदिक देवताओं का नाम मिलता है। याद कर लीजिए, सबसे पहले एक अभिलेख है, ठीक, मध्य एशिया से मिला है, बोगस कोई नाम से प्राप्त हुआ है। उस पर 4 देवताओं का अंकन है, इंद्र है, वरुण है, मित्र, नासत्य। इनको हम वैदिक देवताओं के नाम से जानते हैं। पुरालेख एवं दस्तावेजों को प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालेखी शास्त्र पैलियोग्राफी कहते हैं। आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, उनको पैलियोग्राफी कहते हैं। अभिलेख मोहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों, ताम्रपत्र पर मिलते हैं तथा इसके अतिरिक्त मंदिर की दीवारों, ईंटों, मूर्तियों पर भी मिलते हैं। कितनी शानदार बात कही है। जो पत्थर के स्तंभ हैं, ठीक, स्तूप है, चट्टान है, पत्थर के, ताम्रपत्र पर मिलते था। इसके अतिरिक्त मंदिर की जो दीवार है, ईंट है, मूर्तियों पर भी इनके अभिलेख मिलते हैं। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है तथा ये ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगी और 4वीं 5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक होने लगा। ये बात इतनी आपकी समझ में आ गई होगी। और आगे अपन बढ़ते हैं। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां हैं ब्राह्मी लिपि। अशोक की अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। ये लिपि बांस खरोष्टी लिपि की बात करते हैं
अभिलेखों से मिले जिनमें उसके साम्राज्य की सीमा हम डालता है। ठीक, अशोक के जो अभिलेख से, ठीक है, उसका जो साम्राज्य है उसकी सीमा कहाँ तक है, उसका धर्म क्या है, उसका आचरण क्या है, और धर्म के लिए क्या किया, गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को क्या उसने प्रचारित किया, और उसका शासन व्यवस्था कैसी थी, शासन नीति कैसी थी, इसकी जानकारी हमें सम्राट अशोक के स्तंभों से, अभिलेखों से जानकारी मिलती है। उदयगिरी से प्राप्त आतिगुम्पा अभिलेख से कलिंग, नरेश, खारवेल की उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। उदयगिरी से प्राप्त आतिगुम्पा अभिलेख से कलिंग, नरेश, खारवेल की उपलब्धि जो काम की उसकी जानकारी मिलती है। शक छत्र रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से शक शासक रुद्रदामन, अशोक व चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता, उनकी संस्कृति के संदर्भ में जानकारी मिलती है। यानी वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का नासिक गुहा अभिलेख है, उससे धार्मिक सहिष्णुता और उनकी संस्कृति संदर्भ में वो कितना धार्मिक व्यक्ति था, सभी धर्मों को कैसे आदर करता था, उनकी संस्कृति क्या थी, उनका कल्चर क्या था, खान पान रहन सहन कैसा था, ये सारी जानकारी हमें नासिक गुहा अभिलेख से मिलती है। वो किसका है? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का है। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख से प्राप्त समुद्रगुप्त की विजय वो विजित राजाओं के साथ उनकी रीतियों के संदर्भ में जानकारी मिलती है। इसका मतलब है इस जो प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की, उसने कहां कहां तक विजय की, कौन कौन से राजाओं को जीता और उसके साथ में कौन कौन सी नीतियों को लागू किया, इसकी जानकारी हमें प्रयाग अभिलेख से मिलती है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख से। मौर्योत्तर काल के, गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कर्पस इंस्क्रिप्शन नामक ग्रंथमाला संकलित कर प्रकाशित किए गए। संस्कृति मौर्य मिलते हैं, ये लगभग 2500 ईसा पूर्व है। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं सके। ये भाव प्राथमिक या पिक्टोग्राफी के यानी भाव लिपि में लिखे गए, इसको हम अंग्रेजी में पिक्टोग्राफी कहते हैं। पिक्चर के माध्यम से भाव उत्पन्न होता है, हम उसी लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है, देखिए इसमें विचार और वस्तुओं को चित्र के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसमें विचार और वस्तु एक चित्र के रूप में। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं ईसा पूर्व 3वीं सदी के अशोक के शिलालेख हैं। अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सन 1733 में जेम्स प्रिंसेप को सहायता मिली, जो उस बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में ऊंचे पद पर कार्यरत थे। ये बात क्लियर हो गई कि सबसे पहले सम्राट अशोक के जो अभिलेख है उनको 1837 में पढ़ा है और ये बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊंचे पद पर कार्यरत थे।